मिली आवाज आ रही है बेटा? हैंड रेस कर दो बेटा। यस सर। करणप्रीत, ओके बेटा। तो आज हमने स्टार्ट करना था सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर हमारा एक्सक्यूज रिलेशनल। मी सर, हाँ जी बोलो बेटा। पिछले चैप्टर में से एक क्वेश्चन में डाउट था मुझे। बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। 46 कौन सी एक्सरसाइज का बेटा ये? सर जो आपने दी हुई थी उसमें था। जो मेरे नोट्स में से है? हाँ जी सर। अपना ये बोलो बेटा। हाँ जी सर। हाँ जी, क्वेश्चन करने को दिया था, कितने शून्य का हो गया था? हाँ जी, कितने शून्य कर लिया था ये? बेटा कुछ पूछ रहा हूँ मैं। कितने शून्य कर लिया था ये मैंने करने के लिए दिया था? बेटा जवाब दे दिया करो। ओके जी। ए सर्वे shows that 63% Americans like cheese, whereas 76% like apples, and X% of the Americans like both cheese and apple. Then show that X lies between this. देखो हर चीज परसेंटेज की टर्म में गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट अगर हम 100 मान लें, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट वो लाइक चीज कितने है जी? 63 हो जाएगा। एंड एप्पल्स के लिए कितना आ जाएगा जी? कितना आ गया जी? 76। 76। ठीक है। एक्स कितना है जी? चीज एप्पल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये कितना दिया है जी? हमें एक्स दिया है। हमें एक्स की मिनिमम एंड एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब हमें पता है ए यूनियन सी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां से अगर हम ए इंटरसेक्शन सी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? ए यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी एक्स है, ए में कितने एलिमेंट हैं? 76, इसमें कितने हैं जी? 63 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन सी। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा जी? 9। 139 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन सी। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं ए यूनियन सी की मिनिमम वैल्यू एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू क्या होगी जी इसकी? 76। ठीक है जी। कब होगा जी? व्हेन सी इज सबसेट ऑफ ए। जब सी मेरा सी ए का सबसेट होगा तो जितने भी ए के एलिमेंट है वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी जी? 100। ठीक है जी। व्हेन ए यूनियन सी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। तो उस हिसाब से हम चलते हैं जी। तो अब ए यूनियन सी देखो किसके बीच में लाई कर रहा है? 76 ऑफ दिस। तो एक्स मिनिमम कब होगा? जब मेरा ए यूनियन सी क्या है जी? मैक्सिमम है। एंड एक्स मैक्सिमम कब होगा? जब ए यूनियन सी मेरा मिनिमम है। वैल्यू डाल दो। 139 मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी? 100, तो कितना आ गया जी? 39। यहाँ 139 मिनिमम वैल्यू कितनी है जी? 76। 76 माइनस करोगे तो कितना आ गया जी? 63। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो मेरा किससे 39 एंड 63 के बीच में लाई कर रहा है। ये हमें शो करना था। इन्होंने 36 गलत दिया, वो 39 आया। 66 और दिस से 39 आएगा, बताइए। ठीक है जी। यस सर।
हाँ जी, और कोई डाउट किसी स्टूडेंट को पिछले चैप्टर में? ठीक है बेटा, ओके। तो आज हमने बात करनी है रिलेशन एंड फंक्शंस वाले चैप्टर की। पर रिलेशन को समझने से पहले हमें सेट का एक टॉपिक और करना पड़ेगा, जो आपके इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, और वो टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट को भी समझना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है, नाम से पता लगा। पेयर का मतलब दो एलिमेंट, ऑर्डर का मतलब ऐसा पेयर जिसमें ऑर्डर से फर्क पड़ता। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ये मेरा फॉर्मेट है ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने। ए इसका फर्स्ट एलिमेंट है, बी इसका सेकंड एलिमेंट है। ऑर्डर्ड पेयर है मतलब ऑर्डर से फर्क पड़ेगा, तो ए बी एंड बी ए दोनों मेरे सेम नहीं होंगे। ठीक है, अब याद है सेट की नोटेशन? सेट के अंदर हम कैसे लिखते थे? ये चीज। हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं सेट में? ये चीज। और सेट में ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो सेट की नोटेशन मेरी ये है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये जो नोटेशन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अनऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हमारा ब्रैकेट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आप ये ब्रैकेट यूज करते हो तो मतलब वहां पे ऑर्डर से फर्क पड़ेगा, और जब भी आप ये ब्रैकेट यूज करते हो तो यहाँ पे आपका ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको याद है कार्टेशियन सिस्टम में जब भी आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है जी, जैसे आप ग्राफ बना रहे हो, आप एक ग्राफ बना रहे हो, ठीक है जी, मैं एक ग्राफ चूज कर रहा हूँ। अब इस ग्राफ में देखो, हम मान लेते हो 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 1 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जी? 1, 2। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जी? 2, 1। अब ये देखो, क्या 1, 2 और 2, 1 सेम है? नो नहीं, सर। दोनों मेरे अलग अलग पॉइंट हैं। तो आपको याद हो, जब भी आप पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिखते थे, आप हमेशा कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं? ये वाले। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कभी भी इस तरह से नहीं लिखते। तो हमारे रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने फॉलो करना। जब भी हम ये ब्रैकेट यूज करेंगे तो बीच में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड वाले होंगे, और जब भी हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं तो बीच के जो एलिमेंट्स होंगे वो अनऑर्डर्ड वाले होंगे। यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ में आ गया सबको क्या है? हाँ जी, यस क्लियर है जी? सर। ओके जी। अब आता है कि अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। अंडरस्टूड है जी ये चीज? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। यस सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो, फाइंड ए एंड बी व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखो क्या दिया हुआ है, हमें दो ऑर्डर्ड पेयर दे दिए थी। क्या था? एक है 2a प्लस बी कॉमा 11, और दूसरा क्या है? 1 कॉमा a माइनस 3। ये दोनों मेरे इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इससे मतलब क्या निकल रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। तो हुआ क्या, हमारे कितनी इक्वेशंस बन गई जी? दो। इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ गया? 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 3। सेकंड को एज इट इज लिख लेते हैं, a माइनस 3b इज इक्वल टू 11। ऐड कर दो तो 7a इज इक्वल टू 14 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई जी? 2। a की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट डाल दो, 2 इंटू 2 4 प्लस b इज इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? -3। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ यस। जी, क्लियर है। तो आपको पता लग गया ऑर्डर्ड पेयर से मतलब क्या होता है हमारा? यस सर। ओके जी, तो ऑर्डर्ड पेयर क्लियर है सबको? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हो जाएगा। सेम चीज है, दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वेट कर दोगे, सेकंड को सेकंड के इक्वेट कर दोगे, ए और बी में दो इक्वेशंस बन जाएंगी, सॉल्व करोगे ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है जी? यस सर। यस। ओके जी, तो अब ये तो जस्ट कोई इस पे क्वेश्चन में से आते भी नहीं है। मेन चीज क्या है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जाना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज है? हम मैंने पहले कहा है कि ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए किया है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से मतलब क्या है? कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी
whose first element belongs to set A and second element belongs to set B। समझ में आ गई चीज? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B से। तो A क्रॉस B is a set of all ordered pairs whose first element belongs to set A and second element belongs to set B। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? व्हाट इज A क्रॉस B? A क्रॉस B is ordered pair AB such that A belongs to set A and B belongs to set B। ठीक है जी? तो हम क्या कहेंगे? A क्रॉस B होता क्या है? It is set of all ordered pairs whose first element belongs to A and second element belongs to set। क्लियर है जी? एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं सेट ए की वैल्यूज हैं 1 2 एंड 3 एंड सेट बी की वैल्यू में चूज कर लेता हूं पी एंड क्यू। ठीक है जी? अब मैं आपको बोलूं ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी में वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी। तो कोई मिस ना हो तो हम क्या करेंगे? हम पहले इसका फर्स्ट चूज करेंगे, इसको इसके साथ और इसके साथ। ठीक है जी? तो क्या बन जाएगा जी? 1 पी एंड 1 फिर क्या जाएंगे हम सेकंड पे, सेकंड को फिर दोनों के साथ। तो क्या बनेगा जी आपका? 2 पी एंड 2 क्यू। और फिर क्या जाएंगे जी थर्ड पे, थर्ड को फिर दोनों के साथ। इस तरह से लिखोगे तो एक भी एलिमेंट आपका मिस नहीं होगा। तो इन सब का जो सेट होगा वो मेरा ए क्रॉस बी होगा। ये चीज क्लियर है जी? हाँ Yes, जी, sir. क्लियर है जी? ओके जी। Yes. अब एक चीज बताओ, यहीं पे देखो बी क्रॉस ए, देखो बी क्रॉस ए में क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स वो होंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा? किसका होगा? बी का। सेकंड एलिमेंट किसका होगा? ए। अब ये लिखना, तो स्टार्ट करेंगे, पहला ये लेंगे, इसके साथ फिर तीनों कंसीडर करें। तो क्या वैल्यू आएगी हमारी? पी P, कॉमा 1। 1, P, 2, P, 3, बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो क्या Q, आएगा जी हमारा? 1, Q, Q1। 2, Q, 3। बिल्कुल ठीक ठीक, Q कॉमा 3। अब यहीं से एक चीज देखो, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है? नहीं, दोनों मेरे अलग अलग हैं। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अगर सर आपका माइक ऑफ है। हाँ जी बेटा जी, क्लियर है जी? फटाफट बी क्रॉस बी लिख दो। बी क्रॉस बी। बेटा आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. बी क्रॉस बी लिखो। फर्स्ट एलिमेंट भी P, सेट बी का। P. P, P. हम्म P, Q. हम्म Q, Q. Q, P. ओके जी, ये चीज क्लियर है जी? तो इतनी चीज समझ में आ गई जी? हाँ जी, क्लियर है जी? ओके। यस सर। Yes, sir. अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट होंगे? ये क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इनटू
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। हाँ जी, क्लियर है जी आपके सामने। देखो जरा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3, इसके कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 3 इंटू 2 6, देखो 6 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे बी में 2 एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट है, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट। ए में 3 एलिमेंट, ए में 3 एलिमेंट, तो 3 इंटू 3 कितने आएंगे जी 9 एलिमेंट। बी में 2 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, तो 2 इंटू 2 कितने आ गए जी 4 एलिमेंट। इतनी चीज क्लियर है जी। तो नंबर Yes, ऑफ sir. एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी भी समझ में आ गया जी। ओके, तो अब ये चीज यहाँ पे देख लो जरा, कुछ एक चीजें। तो पहली चीज मैं बता चुका हूँ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। हाँ, पर अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए सेम होता है। तो इसलिए ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए मेरे इक्वल सेट नहीं है, ये मेरे क्या है इक्विवेलेंट है। बाकी इस पॉइंट को छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो। दूसरा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए और बी मेरे इक्वल हो। ठीक है, तो ये काम की चीज नहीं है। मेन चीज हमारी क्या है, थर्ड पॉइंट। जस्ट एक नोटेशन बता रहा हूँ, ए क्रॉस ए को कई बार हम ए स्क्वायर भी लिख देते हैं। अगर कहीं पे ए स्क्वायर लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या चीज है जी आपका ए क्रॉस ए। खास तौर पे ये जो नोटेशन है ये काम कहाँ पे आती है, आर स्क्वायर लिखा दिखता है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर इंटू आर। और आर से मेरा मतलब क्या है, आर यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे या मैथमेटिक्स के अंदर भी ना हमें बहुत जगह आर स्क्वायर आर क्यूब ये वर्ड देखने को मिल जाते हैं। तो आर स्क्वायर का मतलब आर क्रॉस आर है, यानी किसकी बात हो रही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट भी रियल नंबर है और सेकंड एलिमेंट भी रियल नंबर है, जितने भी उसके पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये चीज क्लियर है जी। हाँ जी, क्लियर है Yes, जी। sir. ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, ordered pair xy belongs to a cross b। इसका मतलब क्या है, x belongs to a है एंड y belongs to b है। बता सकते हो, अगर मैं ये कहूं कि ordered pair xy does not belongs to a cross b है, तो इसका मतलब क्या है। X does not belongs to A and Y does not belongs to B. क्या बताया था बेटा मैंने, डज नॉट में एंड का क्या बन जाता है, और। ठीक है जी, ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर है जी। तो हमने थर्ड वाला पॉइंट करना है, फोर्थ याद रखना है, फिफ्थ याद रखना है। ये चीज क्लियर है जी। बाकी इसके अलावा आगे हमें ये रिजल्ट दिए हुए हैं, वो याद रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो आपकी अपनी मर्जी है, पर मैं आपको ये कहूंगा कि ये वाला रिजल्ट जरूर याद रख लो। ठीक है जी। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, वैसे आपको आते नहीं है प्रूफ करने, ठीक है, पर अगर आप कहो कि इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ कैसे करना, मैं एक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपका इसका प्रूफ होगा उसी तरह से इन सब का प्रूफ हो सकता है। ठीक है, पर वैसे आते नहीं है प्रूफ करने के लिए। तो बोलो करना है प्रूफ कि नहीं करना है, मुझे बता, एक आइडिया लेना है किस तरह से करते हैं। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ या ना तो कुछ बोल दो। सर एक आइडिया दे दो। ठीक है बेटा, याद है सेट्स में हमने डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ किया था, मैंने वहां पे सेट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करके दिखाया था। तो वहां पे एक मेथड बताया था प्रूफ करने का। तो जो अप्रोच वहां पे भी आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए यूज किया था, सेम मेथड यहाँ पे भी यूज। अगर आपको कहीं पे भी क्रॉस दिख रहा है, देखो क्रॉस दिख रहा है, इस क्रॉस से मतलब ये है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड पेयर। अगर कहीं पे भी क्रॉस आ जाता है तो क्रॉस को देख के हमें ये पता चल जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ऑर्डर्ड। तो अगर मुझे इन दो चीजों को इक्वल शो करना है तो दो चीजें इक्वल कब होंगी, जब ये इसका सबसेट होगा और ये मेरा इसका सबसेट होगा। ठीक है,
एक चीज मैं पहले बताता हूँ प्रूफ करने से पहले, अगर इन केस किसी स्टूडेंट को प्रूफ समझ में नहीं आया आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है जी। क्योंकि जिन स्टूडेंट ने वो पिछली वाली वो डी मॉर्गन्स लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के प्रूफ की क्लास नहीं लगाई होगी उनको ये समझ नहीं आएगा, पर जिन्होंने वो क्लास लगाई होगी उनको समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये ऑप्शनल है, तो अगर कोई स्किप करना चाहता है तो वो स्किप कर सकता है, ठीक है। ओके, तो अब हमें पता है इसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, तो मैं चूज कर लेता हूं कि लेट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड। मतलब क्या है, बीच में देखो क्या दिख रही है हमें, बीच में दिख रहा है जी इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन को हटाओगे तो क्या आएगा जी एंड। इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इंटरसेक्शन को हटा दिया क्या आ गया जी एंड ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सी क्रॉस। अगर एक्स वाई ए क्रॉस बी के पास है तो इसका मतलब एक्स ए के पास है एंड वाई बी के पास है। एक्स वाई सी क्रॉस डी के पास है तो मतलब क्या है एक्स सी के पास है एंड वाई बी के पास है। तो हर चीज में एंड है, मैं एक्स की टर्म्स को अलग कर लेता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू डी। ये चीज समझ में आई क्या किया हमने, हमने ये चीज और ये चीज इकट्ठी लिख ली और ये चीज और ये चीज इकट्ठी लिख। अब x a के पास भी है x c के पास भी है, तो x a और c की इंटरसेक्शन के पास है। y b के पास भी है y d के पास भी है, तो y b एंड d की इंटरसेक्शन के पास। अब x a क्रॉस c के पास है, y b क्रॉस d के सॉरी x a इंटरसेक्शन c के पास है, y b इंटरसेक्शन d के पास है, तो इसका मतलब क्या है ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन। अब इस चीज ने इसको सॉरी इस चीज ने इसको इम्प्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। दिस इज नंबर 1। दूसरा रिजल्ट हम कैसे लिख लेंगे सिमिलरली करके, तो ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। दिस इज नंबर 2। तो हम क्या कहेंगे जी, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह रहे हैं हम, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। हो गया जी प्रूफ। याद है प्रूफ में हमने सेम अप्रोच यूज करी थी जब हमने डी मॉर्गन्स लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ किए थे, लेट एक्स बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, और फिर हमने उससे शो कर दिया था कि एक्स बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। तो इससे मतलब क्या निकल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। सेम वही चीज ही करनी है, बस फर्क क्या है, वहां पे अकेला एक्स आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है जी एक्स कोमा वाई। और हमें कैसे पता लगेगा कि एक्स की जगह एक्स कोमा वाई लिखना है, वो हमें किससे पता लग रहा है, क्रॉस से। जैसे ही क्रॉस दिख गया एक जगह भी पूरे एक्सप्रेशन में, तो हमने एक्स नहीं लेना, हमने क्या लेना है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। तो बस इतना सा ही चेंज है जो हमने पहले प्रूफ किया उसमें और इसमें। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। तो बाकी ये 7th वाले सारे पॉइंट्स आप स्किप करना चाहो कर दो स्किप, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। पर अगर इनमें से किसी को भी प्रूफ करना है तो सेम प्रोसीजर यही रहेगा जिससे मैंने ये प्रूफ किया है। क्लियर है जी? यस सर। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हो जाएगा। सेट ए के एलिमेंट दिए हुए हैं, सेट बी के दिए हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, बी क्रॉस ए करना है, ए क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस बी करना है। हो जाएगा? हाँ जी सर हो जाएगा। ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने खुद करना है। कौन सा करके दिखाओगे? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6 कर दो जरा। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 कर दो। जैसे हो जाए हैंड रेज करते जाना बेटा।
बेटा सबके हैंड रेज क्यों नहीं हुए अभी तक? इस क्वेश्चन में तो हो जाना चाहिए थे अब तक। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, मैं करके दिखाता हूँ पार्ट। सेट ए देखो क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाओ, जब इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा जी, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 एंड 3। 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो सेट ए मेरा क्या गया जी, 2,3। बी की अगर हम बात करें तो x बिलोंग्स टू w सच दैट 0 x टू 2 है। w का मतलब यहाँ पे क्या है, होल नंबर। 0 से 2 के बीच में होल नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, एक 0 है और एक 1 है। देखो 2 पे इक्वालिटी नहीं दी हुई है, तो मतलब 2 मेरा इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने 2 को कंसीडर नहीं किया है। फिर उसके बाद सी की बात हो रही है। सी में क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 3। हाँ जी, लेस देन 3 बताओ कौन से नेचुरल नंबर आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है और एक मेरा 2 आ रहा है। तो सेट ए भी पता लग गया, बी भी पता लग गया, सी भी पता लग गया। अब हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अलग से निकालनी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग से निकालनी है और दिखाना दोनों इक्वल। अब लेफ्ट हैंड साइड में दो सेट है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी यूनियन सी है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी। बी और सी की यूनियन, हाँ जी क्या आएगा जी, 0 1 एंड 2, ये मेरी बी और सी यूनियन है। अब ए का और बी यूनियन सी का क्रॉस करना है। हाँ जी, ए के पास क्या है जी, 2 3 है, बी यूनियन सी के पास क्या है, 0 1 2। दोनों का क्रॉस करोगे तो क्या आएगा जी, सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया 2 2 2 0 0 2 2 1 1 2 2। 2 2 नेक्स्ट एलिमेंट 3 0 0 3 1 3 2। 1 एंड 3 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये मेरी वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है। फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड की यस सर। वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी दो चीजें चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए एंड ए क्रॉस सी चाहिए। तो पहले हम इन दोनों को फाइंड करेंगे। हाँ जी, ए क्रॉस बी, ए के एलिमेंट 2 3 है, बी के एलिमेंट 0 1 है, तो क्या आएगा जी, 2 2 0 0 2 1 2 1 3 0 3 3 0 1। 3 1। ठीक है, और दूसरा हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस सी। हाँ जी, ए के 2 3 और इधर 1 2 है, तो क्या बनेगा जी, 2 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2। 3 2। अब राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए मुझे इनका क्या चाहिए जी, यूनियन ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो पहले क्या करो, ए क्रॉस बी को एज इट इज लिख लो, 2 0 2 1 3 0 3 1। अब ए क्रॉस सी के एलिमेंट को लिखो, जो एलिमेंट पहले लिख चुके वो दोबारा नहीं लिखना। 2 1 देखो आ चुका है पहले, नहीं लिखेंगे। 2 2 नहीं आया तो 2 2 लिख लो। फिर 3 1 पहले आ चुका है, नहीं लिखेंगे। 3 2 आया, नहीं आया। अब चेक करो क्या ये दोनों इक्वल हैं। हाँ जी, पहला देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 0 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 3 0 3 0 3 1 3 1 3 2 3 2, दोनों की वैल्यू सेम है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ रही है जी, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है जी, Yes, sir. यस सर। फटाफट सेकंड पार्ट करते जरा, और जैसे सेकंड पार्ट हो जाए हैंड रेज करते जाना। हाँ जी, जितने कोई ऐसा नया स्टूडेंट तो नहीं जिसको पता ना हो यूनियन और इंटरसेक्शन का, बेटा इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब है ऑल एलिमेंट्स।
बेटा सबका हैंड रेज होना चाहिए इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही करना आपने। एबीसी सेट तो मैंने डिफाइन कर ही दिया आपको। आदित्य, करणप्रीत, लवण्य, रजत, सुनीता, बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है पूछ लो। करणप्रीत, रजत, सर डन। करणप्रीत है, नविश बेटा बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके गुड बेटा। तो सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना आ गया बेटा जी। यस सर। ओके जी, चलो जरा अब क्वेश्चन करो जी। क्वेश्चन ये है जी, ये उठा लेते हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं, मैंने इसलिए इकट्ठे लिख लिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं कर रहा हूँ। 11 क्वेश्चन कहता लेट ए एंड बी टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी 2 है। ए में 3 दिए हुए हैं, बी में हमारे 2 एलिमेंट। ठीक है, अब हमें गिवन है a,0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस। मुझे बताओगे इससे मतलब क्या निकलता है? अगर a,0 ए क्रॉस बी के पास है तो क्या मीनिंग क्या है इसका? A A belongs belongs A belongs to A and 0 belongs to जीरो बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल ठीक। ओके जी, b,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, इसका मतलब क्या है? B B B belongs belongs to to A A and and B 1 1 1 belongs belongs to to B. B. c,0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या है? C c belongs to बिलोंग्स टू A. C ए है। belongs to A and 0 belongs to B. अभी देखो a के 3 डिफरेंट एलिमेंट हमें पता लग रहे हैं इससे, और b के 2 डिफरेंट एलिमेंट पता लग रहे हैं, और हमें ये पता है a में 3 एलिमेंट है, यहाँ b में 2 एलिमेंट है। तो इससे हमें ये साफ पता लग गया कि सेट a के पास जो एलिमेंट है वो a b c है, और सेट b के जो एलिमेंट है वो 0 एंड 1 है। ठीक है जी, और यही मेरा क्वेश्चन था। हो गया जी? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाओ मुझे। आंसर बोलना नहीं है, जैसे 12th क्वेश्चन हो जाए हैंड रेस कर देना।
सबका होना चाहिए क्वेश्चन ये बेटा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा किया उसी तरह से करना हमने। हाँ जी हो गया बेटा। हाँ जी, इनसे नहीं हुआ आदित्य, करणप्रीत, लवन्या, भविश, रजत, बताओ बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए कितना दिया जी 9, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 9 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट का ए का होल स्क्वायर कितना है जी 9 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं जी 3 है। इतनी चीज क्लियर है जी। हाँ जी क्लियर है। yes sir. Yes, तो sir. कितने स्टूडेंट ने ये चीज करी थी, पहले लिखा था जिन्होंने ये लिखा था, वो कौन कौन है। सब कर रही थी। उसके बाद देखो हमें क्या दिया, -1,0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस है। इसका मतलब है -1 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू ए। और क्या दिया हुआ जी 0,1, 0,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है 0 बिलोंग्स टू ए है एंड 1 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे देखो जरा, -1 बिलोंग्स टू है, 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। तो ए के 3 डिफरेंट एलिमेंट पता लग रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि ए में 3 एलिमेंट हैं। तो हमें सेट ए पूरा का पूरा पता लग गया, वो क्या है जी -1 0 एंड 1। अगर ए पूरा पता लग गया तो हम ए क्रॉस ए फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होगा जी -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1। उसके बाद 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। हमें कौन कौन से एलिमेंट पता थे, -1 0 पता था, 0, 1 पता था, ये 2 एलिमेंट दिए थे। हमसे क्या पूछे गए थे, रिमेनिंग एलिमेंट। तो रिमेनिंग कौन से एलिमेंट होंगे, ये जो बाकी इनके अलावा बचे, ये मेरे क्या हैं जी सारे के सारे रिमेनिंग एलिमेंट। क्लियर है जी क्वेश्चन। बाकी अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है, पता लग गया। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखोगे, सो द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, आगे जो हाईलाइट किए हैं सिर्फ इन एलिमेंट्स को लिखना है, जो पूछा गया हमने उसी टर्म में लिखना है। तो ये चीज क्लियर है सबको। हाँ जी क्लियर है जी। yes sir. Yes, sir. ओके जी, नेक्स्ट देखो जरा, अब हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी कि तीन की कॉम्बिनेशन। ऑर्डर्ड का मतलब जिनके ऑर्डर से हमें फर्क पड़ता हो। जैसे ये लिख दिया 1 2 3 अलग से होगा, 2 1 3 अलग होगा, 3 2 1 अलग होगा। ये चीज क्लियर है जी। हाँ जी क्लियर है जी। ओके जी। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स में क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये क्या होंगे जी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, such that A belongs to capital A, B belongs to capital B and C belongs to capital C। ये चीज क्लियर है। और जो चीज आपने, एक तो ये चीज याद रखनी है इसमें, ठीक है। और दूसरा इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। क्लियर है जी। हाँ जी yes क्लियर है जी। और Yes, इसी का sir. एक वर्जन है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। इसमें क्या हो जाएगा जी, तीनों ही, हर एक ऑर्डर ट्रिपलेट का हर एक एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को बिलोंग करेगा। क्लियर है बेटा। yes sir. चलो क्वेश्चन करते हैं अब इस चीज के ऊपर।
हाँ जी, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है, हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करना। ठीक है जी, कैसे करोगे? लिख सकते हो? तो Yes. ऐसे एड्स करते हैं, फिर हम समझ सकते हैं। लिखने को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे एक इस चीज को करने का बढ़िया मैथ होता है ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम देखो क्या कहता है जी, कहते हैं पहले सेट के पास क्या है, क्या एलिमेंट है, -1 एंड 1, फिर दूसरे के पास क्या है, -1 और 1, फिर तीसरे के पास क्या है, -1 एंड 1, हर एक के साथ यही चीज चला दो। बस अब देखो एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर आ गया, ये थर्ड पेयर आ गया, और ये मेरा फोर्थ पेयर आ गया। पता लग रहा है कि अलग अलग कलर के पेन से करूं? जैसे देखो ये फर्स्ट पेयर आ गया, ये मेरा सेकंड पेयर आ गया, ये मेरा थर्ड पेयर आ गया, और जो बचा है वो मेरा क्या चीज है जी, फोर्थ पेयर आ गया। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। हाँ जी, कि पहला पेयर क्या है, -1 -1 -1, उसके बाद -1 -1 1, फिर क्या है जी, -1 1 -1 -1 1 एंड 1, फिर 1 कॉमा -1 कॉमा -1 1 कॉमा -1 कॉमा 1, ठीक है जी, और उसके बाद 1 कॉमा 1 कॉमा -1 एंड 1 कॉमा 1 कॉमा 1। क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे फर्स्ट वाला सेट ए आएगा अगर तीनों डिफरेंट है, इस तरफ क्या आएगा, बी आता है, और यहाँ पे जो लिखोगे वो क्या आएगा जी, आपका सी आएगा, अगर सारे अलग अलग हैं। क्लियर है जी? ये ए का, ये कौन सी लाइन है, बी वाली, और यहाँ पे कौन से आते हैं जी, सी वाले। ठीक है, करके दिखाओ सेवंथ क्वेश्चन। जैसे ही हो जाए हैंड रेज करते रहना बेटा। बहुत इजी है बेटा, डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बाकी ट्री डायग्राम बना के लिखना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं लिखा गया अभी तक? आदित्य, गुरविंदर, करणप्रीत, नवेश, सुनीता, बेटा पूछो कहाँ दिक्कत आ रही है?
आदित्य, गुरविंदर, करणप्रीत, बेटा कहाँ पे डाउट आ रहा है बेटा? अगर टी डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो आप क्या कर सकते थे बेटा? अब जैसे ये फाइंड करना आपने, एक रो से फाइंड करना, तो आप क्या करो, पहले पीछे का एक रो से फाइंड करो। एक रो से हमें पता है क्या होता है जी, क्या होता है जी, -1 -1 -1 1 आता जी, फिर 1 1 आता, 1 -1 आता, फिर क्या आता है जी, 1 1 आया। ठीक है, अब आगे एक और लगा दो एक रो से। तो हमने क्या करना है, पहले इन सब के साथ आगे 1 लगाओ, इन सब के साथ आगे 1 लगा दो। 1 -1 -1 1 -1 1। चलो हमने -1 से शुरू करते हैं, कि पहले एलिमेंट सबके साथ पहले -1 लगा दो। -1 1 -1 -1 1 1, फिर सबके साथ आगे 1 लगा दो। आगे की सेम चीज, तो इस चीज को देखना है अपने बस। क्लियर है बेटा जी? पहले सबके साथ -1 है, फिर अगली बारी सबके साथ हमने क्या लिया जी, 1 लिया। ओके सर। ठीक है, तो बिना उसके भी आप बना सकते हो। अब 7th क्वेश्चन था आपका, दोनों अप्रोच से करके दिखाया था। पहले टी डायग्राम, टी डायग्राम में फर्स्ट सेट में क्या रहा है, प्लस में। दूसरे सेट का एक ही एलिमेंट है, 0 0। फिर तीसरे सेट के 2 एलिमेंट है, 1 2 1 2। तो अब आपके सामने है, देखो बेटा, ये पहला पेयर। तो क्या आएगा जी हमारे पास, A क्रॉस B क्रॉस C। पहला पेयर क्या है जी, +0 1। हाँ जी, दूसरा पेयर क्या रहा है जी, +0 2 +0 2। ठीक है, फिर अगला पेयर देखो क्या है, -1 0 1, और उससे अगला पेयर क्या होगा जी, ये चीज तो बस लिख लो जी। अगला पेयर है -0 1 है, फिर -0 2 है। बाकी आप डायरेक्ट करना चाहो, पहले बी क्रॉस सी भी फाइंड कर सकते थे। हाँ जी, बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती थी, 0 1 0 2, फिर 0 1, बस यही आती, 0 1 एंड 0 2। ठीक है, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या था, ए का पहला एलिमेंट क्या है, प्लस, तो इन दोनों के साथ पहले प्लस लग जाएगा, +0 1 +0 2। फिर इन दोनों के साथ माइनस लग जाएगा, -0 1, ये -1 नहीं है, माइनस है, -0 2। क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. ठीक है जी, करके दिखाओ मेरे को। सेट ए के एलिमेंट है +- सेट बी के एलिमेंट है 0 1, सेट सी के एलिमेंट है अल्फा बीटा। फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप ट्री डायग्राम से कर लो, चाहे आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते। अब एक चीज याद रखना बेटा जी, कई स्टूडेंट जब इस मेथड से करते हैं तो जब ये लिखने लगते हैं यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगानी है। समझ में आ गई बात? क्योंकि अगर आप यहाँ ब्रैकेट लगाओगे तो फिर आपको यहाँ पे भी हर एक ऑर्डर पेयर में ब्रैकेट लगानी पड़ती होती है, वो अलग चीज है। इसको एज इट इज ही रखना है, ठीक है? क्योंकि अगर वो ब्रैकेट लगा दोगे तो वो पेयर बन जाएगा, ट्रिपलेट नहीं बनेगा।
जैसे हो जाए हैंड रेज करते रहना बेटा। आदित्य, करणप्रीत, नविश, रजत, बेटा डाउट आ रहा है कहीं पे? अब मुझे बताओ, क्या मुझे करके दिखाने की जरूरत है? No, sir. No, sir. ठीक है। तो अब अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे हम इनको कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं। ठीक है। अब अगर हम आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप स्किप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या है, जैसे इनमें हम बात करें, अगर देखो ये 19th वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद है मैंने प्रूफ करवा दिया आपको, सॉरी 19 ने 18th वाला, A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ C क्रॉस D देन A इंटरसेक्शन C क्रॉस दिस है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमारे वो चीज यूज हो रही थी, ऑर्डर पेयर एक्स वाई वाले प्रूफ वाले जो कंसेप्ट है उनको यूज करके करना है। तो इनको आप स्किप करना चाहो इनको स्किप कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो यार, ये करके दिखाओ मुझे। 19th क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी, जरूरत नहीं है। 19th क्वेश्चन में क्या है, ये रिजल्ट ही यूज होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको याद करना पड़ेगा। को तो मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स करना चाहते तो कर लो, चलो करवा देता हूँ। पर 19th आपको तभी समझ में आ सकता है अगर ऊपर वाला रिजल्ट जो क्वेश्चन नंबर 18th का रिजल्ट है वो आपने याद किया हो। अगर 18th का रिजल्ट याद किया हुआ है तब भी होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा आपसे। कहता ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब क्या है इसका? ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन, इससे मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने जी? एन। ये मोड से समझते हो बेटा? अब याद रखो, अगर Yes, कहीं sir. पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए लिखना है या ये चीज लिख लो, दोनों का मतलब सेम रहता है। एन ऑफ ए, एन ऑफ ए इज सेम एज मोड में ए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखने को मैं ऐसे भी लिख लेता, पर कई स्टूडेंट को ये बड़ा अजीब सा लगता है, ये दो जगह एन कंफ्यूजन से कर देते हैं। तो सिर्फ ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। ये चीज क्लियर है जी? हमें ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है जी, एन है। ठीक है जी, हमें ये शो करना है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में एन स्क्वायर एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एन स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब ये कि हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन निकाल। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएं, अब हमें पता है कि अगर हम बात करें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन पी क्रॉस क्यू या सी क्रॉस डी, ऊपर एक ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, क्या होता है? ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन। तो इस कंसेप्ट को इधर लगाओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस क्या आएगा जी? बी इंटरसेक्शन ए।
अब अगर ये दो सेट इक्वल हैं तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। क्लियर है बेटा जी? अभी मैंने बताया था ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू बी के नंबर ऑफ एलिमेंट। और हमें गिवन है ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, एन। तो बी और ए में भी कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, एन। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई जी, एन स्क्वायर। तो इससे मतलब क्या हो रहा है जी, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैज एन स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। क्लियर है जी? हाँ Yes, जी, sir. क्लियर है बेटा जी। पर ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको ये रिजल्ट पता हो जो मैंने रेड में लिखा है। जब तक वो नहीं लिख करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। धीरज जी, 20th क्वेश्चन में चाहता हूं आप लोग करो पहले ट्राई, उसके बाद ही मैं करूंगा। A is equal to 1 2, B is equal to 3 है, राइट A क्रॉस B and how many subset will A क्रॉस B have? List them all. हाँ जी, हो गया जी। हैंड रेस करते जाना बेटा जैसे हो जाए।
बेटा सबसे होना चाहिए था ये। ए दिया सर हुआ मुझे है, बी दी, ए क्रॉस बी, हाँ जी क्या होगा जी? 1,3 एंड 2,3। 2,3। ठीक है, ये हो गया जी। तथा हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। अब इसके सबसेट्स लिखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में? 2 एलिमेंट्स। 2। तो अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट क्या होते हैं? 2 रेज़्ड पावर n। तो कितने होंगे जी? 4। कहता है लिस्ट देम। तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला सबसेट क्या होगा जी? 5। फिर क्या होगा जी? 1,3 फर्स्ट वाला एल। फिर क्या होगा जी? 2,3 सेकंड वाला। और फिर क्या होगा जी? ये पूरा का पूरा मेरा सेट। ये चीज क्लियर है जी? तो ये मेरे सारे के सारे इसके सबसेट्स हैं। सबको क्लियर है चीज? यस कितने स्टूडेंट्स का ठीक था? सर, ठीक था मेरा। ठीक है जी। और मिली? सर गलत। गलत था। वैभव किया नहीं था? सर लास्ट सेट ने लिखना भूल गया था, पहले 3 थे। ठीक है, तो याद रखो इस फॉर्मूले को, 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, ओके जी। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम था, क्या नाम था चैप्टर का हमारा? रिलेशंस। तो अब हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है जी। अब रिलेशन क्या है जी? कहता A and B with 2 non-empty set. A relation from set A to set B is a subset of A cross B. तो A क्रॉस B का कोई भी सबसेट मेरा A to B रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर R A क्रॉस B का सबसेट है तो R इज रिलेशन फ्रॉम A to B। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बोलने में आ जाती है, हम कैसे बोलते हैं उस चीज को देखो, लैंग्वेज को। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर मेरा ए बी आर के पास बिलोंग्स टू आर है तो हम क्या कहते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, और इसको लिखने का एक नया तरीका ये भी आ जाता है। अगर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर तो हम क्या कहेंगे? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये नोटेशन तो आपके पास पुरानी ये वाली है, नई नोटेशन हमारी ये आ। अब इस चीज का मतलब कि हम ये लेंगे, इस चीज का मतलब हम ये लेंगे। यहां तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? अब इस Yes, sir. एग्जाम्पल को देखो। इस एग्जाम्पल में देखो, ये सेट ए दिया हुआ है, ये सेट बी दिया हुआ है। ठीक है जी। तो अगर ये सेट ए और बी दिया हुआ है तो मुझे बताओगे ए क्रॉस बी क्या होगा जी? हाँ जी, 1,x 1,y 2,x 2,y 3,x एंड 3,y। अब क्वेश्चन में ये आर दिया हुआ है, क्या ये आर मेरा ए क्रॉस बी का सबसेट है? आपके सामने है, आर के एलिमेंट्स देखो। आर के जो एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट देखो 1x इसमें भी है, इसमें भी है। 1y इसमें भी है, इसमें भी है। 2y इसमें भी है, इसमें भी है। आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के पास हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर इज क्या है जी? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये चीज क्लियर है जी? यस सर। अब एक और लाइन जो आपने याद रखनी है, इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट टू ए देन वी से आर इज रिलेशन ऑन ए। बहुत कॉमन वर्ड है, बोल दिया जाता है आर इज रिलेशन ऑन ए, मतलब क्या है? आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। क्लियर है जी?
हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। कुछ एक नए रिलेशन देखो, वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन कह सकते हो, इसको आप एम्प्टी रिलेशन भी कह सकते हो। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी अदर सेट। तो फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब क्या है? फाई इज रिलेशन ऑन ए नॉन एज वाइड रिलेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस ए इज रिलेशन ऑन ए नॉन एज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा ए से। ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सेट ए के एलिमेंट है 1,2, तो मुझे बताओगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? 1,1 एंड 2,2। अगर सेट ए के, मैं मान लेता हूँ सेट बी ले लेता हूँ, 1 2 3 है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? सेट बी क्या होगा? 1,1 2 2 3 2 3,3। ये मेरा क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट बी। तो ये चीज समझ में आ गई जी इतनी? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. Yes. अगली चीज आती है, नेक्स्ट है हमारा इनवर्स रिलेशन। कहता है अगर आर रिलेशन है ए टू बी, तो आर इनवर्स रिलेशन मेरा क्या है? बी टू ए। तो आर इनवर्स को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? हाँ जी, कैसे डिफाइन करेंगे आर इनवर्स को? आर इनवर्स क्या होगा जी मेरे पास? ऑर्डर्ड पेयर बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अब ये देखो, आर के पास क्या दिया हुआ जी? ये एलिमेंट्स मेरे आर के पास है, तो आर इनवर्स के पास क्या होगा? हर एक एलिमेंट का उल्टा करते जाओ। हाँ जी, 1x का उल्टा क्या बन जाएगा? 2x का X1, उल्टा X2, x2, 3y का Y3. उल्टा y। तो इनवर्स रिलेशन समझ में आ गया बेटा? हाँ जी, क्लियर है Yes. जी? Yes, हाँ sir. जी। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, अगला टॉपिक मैंने अभी शुरू नहीं करना है। ठीक है, तो ये रिलेशन जितना मैंने अभी बताया है, ये सारा का सारा रिलेशन मैं अगली क्लास में एक बार दोबारा से भी बताऊंगा, क्योंकि अगली क्लास का टॉपिक हमारा रिलेशन ही है। तो ये मैंने रिवाइज करवाना। तो आपने आज जितना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट तक का काम था, ये सारा रिवाइज करके आना है। ओके, इसमें क्वेश्चन रह गया हमारा ये चीज। ये देखो, ये बताओ मेरे को क्या है इसका आंसर। इफ आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट डू द प्रोडक्ट आर क्रॉस आर? बताया मैंने, इसका एक अल्टरनेट नाम भी बताया था, बोलो। आर क्रॉस आर का मतलब क्या है? R आर square. स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? R R आर। cube. ओके जी, तो आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और आर क्यूब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरा क्वेश्चन। कोई बताना चाहेगा मुझे आर स्क्वायर के बारे में? हाँ जी, कार्टेशियन सिस्टम तो पता ही सबको 2D का। Yes, sir. ठीक है, अगर हम इसमें कोई भी पॉइंट लेंगे, इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा मेरा क्या होगा जी? वाई कोऑर्डिनेट। ये चीज क्लियर है? एक्स कोऑर्डिनेट भी रियल नंबर है, वाई कोऑर्डिनेट भी रियल नंबर है। तो आर स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या करता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। समझ में आ गई बात? Sir, Yes, please sir. can you repeat? बेटा देखो जरा, अगर हम बात कर रहे हैं, हम इस कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की। एक्स वाई प्लेन में हम कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर को। वाई भी क्या चीज है? रियल नंबर।
तो आर क्रॉस आर का मतलब ऐसे जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल है। तो मतलब क्या चीज है जी, तो आर स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, और यू कैन से इन एक्स वाई प्लेन, वैसे तो प्लेन कोई भी हो सकता है, ठीक है जी, तो इन टू डायमेंशनल स्पेस हम बोल देते हैं अपने। तो आर क्यूब में क्या हो जाता है जी, हमारा क्या आ जाता है जी, थ्री डायमेंशनल स्पेस आ जाती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर हम स्पेस में कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके कितने कोऑर्डिनेट होंगे, तीन, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, जेड भी रियल नंबर है। तो आर क्यूब मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ये टू डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है जी, ये मेरा क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। हाँ जी, क्लियर है जी। यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, फिर हम आज इतना ही करते हैं, ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। No, sir. ठीक है बेटा, Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. ओके।